हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन। जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले अपने कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। आप सब साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं गुरुकुल ध्येय निवास। स्वागत है आप सबका। एक काफ़ी दिनों के बाद आज आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं और कुछ छोटी सी चर्चा और परिचर्चा आपसे आज जो है इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक सूचना मैं आप सबको जो है इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। हमारे नए सत्र गुरुकुल ध्येय निवास हिसार के वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन या दाखिला दिलाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द गुरुकुल की कार्यकारिणी के से संपर्क करें और अपने बच्चों के लिए स्थान आरक्षित करवा लें। जी हाँ, 1 अप्रैल से नए एडमिशन हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सूचना हम आपको दे रहे थे। अब आज का जो विषय उसके ऊपर बिना किसी देरी के चर्चा और परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। कल 23 मार्च का दिन था। 23 मार्च 1931। देश के 3 बहादुर बेटे, जिन लोगों के सामने मौत भी शायद उस दिन थर्रा उठी होगी। जिंदा दिल बड़े नौजवान थे, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का भाव था। दिन में जो है राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का जो सागर था वो जो हिलोरे मार रहा था, और पूरा देश एक पांव के ऊपर खड़ा होकर के जो है एक ही बात की प्रतीक्षा में था कि किसी तरह इन महावीरों की फांसी को रद्द करवा दिया जाए और शहीद आजम भगत सिंह और उनके जो दो साथी थे राजगुरु सुखदेव, उनकी फांसी को किसी तरह रद्द करवा दिया जाए। इस काम को लेकर के हालांकि क्रांतिकारियों में से जो है भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी महात्मा गांधी से भी मिलती है और उनके सामने प्रस्ताव भी रखती कि यदि भगत सिंह और उनकी साथियों की फांसी वो लॉर्ड इरविन से जो है मिलकर के यदि रद्द करवा देते हैं तो क्रांतिकारी वो जो है वो हिंसा का मार्ग जो है छोड़ करके वो महात्मा गांधी के उस असहयोग आंदोलन में या जो भी वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जो चलाते थे उसका वो हिस्सा बन जाएंगे। परंतु महात्मा गांधी ने साफ तौर पर उस समय यही कहा था कि ये लोग तो हिंसा में विश्वास करते, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस बात के ऊपर हम चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे। बात जिस विषय के ऊपर आज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है क्रांति। जी हाँ, वास्तविकता में क्रांति आखिरकार क्या है? आप क्रांति को किस रूप में देखते हैं? क्रांति का परिप्रेक्ष्य आप क्रांति से आपका क्या आशय है? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की सेशन अदालत के अंदर बम जब फेंका गया तब के बाद एक बहुत बड़ी बहस इस रूप में छिड़ी थी। कुछ लोगों ने उन क्रांतिकारियों को हत्यारा कहा, डाकू और लुटेरा कहा। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकवादी तक की संज्ञा दे दी और कहा ये तो आज़ादी की राह में जो है रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, आज़ादी से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं, तो सिर्फ ये लोग हैं। परंतु शहीद आजम भगत सिंह जी ने स्पष्ट कहा था कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्होंने कहा था कि क्रांति व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई मार्ग नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए जो है क्रांति का मार्ग अख्तियार नहीं किया जाता। तो उसी बात के ऊपर हम लोग जो है आज बहस करना चाहते हैं। और जो मैं दृष्टिकोण आपके सामने जो रखूँगा क्रांति के विषय में वो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि वो शब्द मेरे अपने नहीं हैं, न किसी इतिहासकार के, न किसी लेखक के हैं, न किसी कहानीकार के हैं, अपितु एक ऐसे क्रांतिकारी की लेखनी से उन विचारों को जो है लेखनीबद्ध किया गया है। शहीद आजम भगत सिंह जी के सरकारी वकील रहे आसिफ अली जरदारी ने प्रमुख अदालत के सामने जब शहीद आजम भगत सिंह जी का वो वक्तव्य पढ़ करके सुनाया, जिसमें उन्होंने जो है क्रांति बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी कि क्रांति से हमारा क्या आशय है और हम क्यों क्रांति अमर हो और साम्राज्यवाद का नाश, इस प्रकार के नारे हरदम हम लगाते रहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी लिखते हैं, क्रांति से हमारा आशय खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष नहीं। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालात को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित होती है। भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी साथियों ने जब जेल की सिंकचों में कैद थे तब उन्होंने एक जो है दस्तावेज तैयार किया और इस दस्तावेज का नाम दिया गया क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा। और इसमें वो साफ तौर पर लिखते हैं, उत्पादक या श्रमक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व होते हुए भी शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाने वाला कृषक परिवार आज अपने पूरे परिवार के साथ भूख के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते। भवन निर्माण, लोहारी और बड़ीगिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश हैं और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ समाज पर घुन की तरह जीने वाला पूंजीपति और शोषक समाज
अपनी भयंकर सनक को पूरी करने के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। समाज में फैली विषमताएं और विकास के अवसरों की करीतरम असमानताएं मानव समाज को अराजकता की तरफ ले जा रही हैं। वर्तमान समाज व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनंद मना रही है। शोषकों के अबोध बच्चों की भांति हम एक भयंकर दरार के मुख पर बैठे हैं और सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय रहते संभाला न गया तो शीघ्र ही चरमरा करके बैठ जाएगा। इसलिए देश को एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जो लोग इस बात के महत्व को समझते हैं उनका कर्तव्य बनता कि वे समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक पूरी मानवता को उसके कलेशों से छुटकारा मिलना असंभव है और तब तक समस्त विश्व के नेताओं के द्वारा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करना और विकास की बातें करना महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि आपकी सरकार भारतीय समाज के मुखियों पर असर डालने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं देते अथवा समझौते कर ले, इससे स्थिति बदल नहीं जाती, जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। मार्च के ही दिनों में शहीद आजम भगत सिंह जी ने जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे उनको एक पत्र लिखा और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं युद्ध छिड़ा हुआ है और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक शक्तिशाली लोगों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। चाहे ऐसे लोग अंग्रेज पूंजीपति हों, दूसरे अंग्रेज हो या सर्वदा वो लोग भारतीय ही क्यों न हों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ी लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध पूंजीपतियों के भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून क्यों न चूसा जा रहा हो, तो भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगत सिंह के साथ ही क्रांतिकारी रहे विजय कुमार सिन्हा के शब्दों में 1905 से लेकर के असेंबली बम कांड तक वंदे मातरम इस देश का प्रिय राष्ट्रीय नारा था, परंतु भगत सिंह के इस नारे इनकलाब जिंदाबाद ने पूरी भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट कर लिया, क्योंकि इसमें बिना समझौता किए लगातार लड़ते रहने का दृढ़ संकल्प और दरिद्रता और कष्ट को दूर करने की एक नवीन आशा समुचित व्यक्त होती थी। पंजाब लाहौर हाईकोर्ट अपील में स्वयं भगत सिंह जी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं और क्रांति का उद्घोष करते हुए कहते हैं, बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की यही प्रक्रिया हमें क्रांति के उद्देश्यों तक ले जाती है। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम एक ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। मानव रक्त बहाने की व्यवस्था पर हम दुखी हैं, लेकिन क्रांति के द्वारा सबको समान न्याय दिलाने और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों के बलिदान का होना अनिवार्य है। अतः है अब भगत सिंह के बारे में अपनी बात करते हैं। आज के अपने समाज पर यदि नज़र डाली जाए तो गैर बराबरी तीन तीखे रूपों में हमारे जीवन को आतंकित किए हुए है। स्त्री और मर्द के बीच का भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर आक्रामकता और अमीर और गरीब के बीच की खाई, बराबरी की नींव मंजिलों को पाना इनकलाब जिंदाबाद हुआ। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण की तीन सर्वाधिक जानलेवा प्रचलित प्रणालियां हैं, मुनाफखोर बाजार, राष्ट्रवादी युद्ध और विश्वव्यापी भ्रष्टाचार। आज जिस तरह से वो समाज के कण कण में जिस तरह से आज विश्वव्याप्त है, ये बहुत बड़ी समस्या भी है। इन्हीं समस्याओं के विरुद्ध प्रचंड उद्घोष करना, इनको अपने देश, समाज, अपनी दुनिया से बाहर निकालना, इनको जड़ से समाप्त करके दम लेना इनकलाब जिंदाबाद है। और इस प्रकार की जो साम्राज्यवादी ताकतें उनको उखाड़ करके पूरी तरह से निर्मूल समाप्त करके जो है क्रांति का जय उद्घोष करना, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद हुआ। परिस्थितियाँ आज भी जस की तस हैं। 70 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त हुए हो चुका, परंतु आज भी हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा है। आज भी यदि देखे जाए नौजवानों के पास काम नहीं है। आज भी यदि देखे जाए चारों तरफ जो है नारी की अस्मिता को सरेआम उछाला जाता है। कोई माँ बहन बेटी देश के अंदर सुरक्षित जो है वो महसूस नहीं करती है। शिक्षा का सत्र जो है पूरी तरह से व्यापारीकरण उसका कर दिया गया है। शिक्षा से संस्कार पूरी तरह गायब है, नदारद हैं। ऐसे में किस प्रकार एक उन्नत राष्ट्र की जो है परिकल्पना हम कर सकते हैं और किस प्रकार हम उन शहीदों के सपनों को वो राष्ट्र समर्पित करके स्वयं को बना सकते हैं जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए उन लोगों ने अपने अनेक आहुतियाँ दे करके वो लोग चले गए। ये एक सुलगता हुआ प्रश्न है। जब तक प्रत्येक भारतवासी राष्ट्र के कल्याण में ईमानदारी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक कभी भी राष्ट्र विश्व गुरु के पद के ऊपर आरूढ़ नहीं हो सकता। अंततः ये महज सरकारों के जिम्मे डाल करके कि महज सरकारों का काम वो विकास के काम करो, राष्ट्र को जो है उन्नतिशील बनाए, नहीं।
प्रत्येक भारतवासी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आप जिस भी पद के ऊपर कार्यरत हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, बेहद ईमानदारी से, बेहद सच्चाई से और पवित्रता से अपने कार्य को अंजाम दीजिए। भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब आम व्यक्ति न घूस लेगा और न दूसरों को लेने देगा। इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, इन्हें प्रसारित कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।